जो बोर्ड होता है वो उसका निगेटिव अप्रोच नहीं होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे हो प्रीलिम्स मेंस करने के बाद, तो आप में क्या अच्छा है, क्या बेस्ट है। नमस्कार सभी को। आज हमारे बीच आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए सुश्री शोभाताई पैठनकर जी हैं, जो पूर्व सदस्य MPPSC रही हैं और पूर्व राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा राष्ट्रीय संयोजक रही हैं और वर्तमान में शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास नई दिल्ली में महिला कार्य का दायित्व इनके पास है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आपसे वार्तालाप करें थोड़ा। सभी को नमस्कार। आप जैसे इतने इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब ने मेंस क्लियर कर ली है और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। एक बात तो है, आपको सिलेबस के बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में जो है आपका बायोडाटा होता है और हमारी ये मानसिकता होती है कि आप उतना तो सब एट पार क्लियर करके आए ही हो। आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं, कहने के लिए तो लोक सेवक है, परंतु जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में थोड़ा आम जनता के बीच में डर होता है, वो अधिकारी है और बाकी सब प्रजा है। इसलिए उनका रहन सहन, बातचीत, ये सब जो बातें हैं, और मुख्य रूप से आत्मविश्वास। तो इसलिए आप सबको ये नहीं सोचना है कि इंटरव्यू में क्या होगा, मैं सिलेक्ट होगा। अरे एकदम कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है। जो होगा वो होगा, क्योंकि कुल मिलाकर जितनी पोस्ट है उसके 3 गुना इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो हर एक को होगा ऐसा नहीं, पर हमें कोई कमी है ऐसा भी नहीं। तो ये पूर्ण विश्वास मन में आत्मविश्वास के साथ खड़े होना है। और जब मन में आत्मविश्वास होता है तो हमारे व्यवहार में, बिहेवियर, एटीट्यूड, जो भी आप सोचोगे जाओगे तो कॉन्फिडेंस के साथ ही जाना है। तो ये मन में आत्मविश्वास। और दूसरी बात, जो बोर्ड होता है वो उसका निगेटिव अप्रोच नहीं होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे हो प्रीलिम्स मेंस करने के बाद, तो आप में क्या अच्छा है, क्या बेस्ट है। क्योंकि सब में से पूछने में जो आप में से बेस्ट है वो निकालने की बात करते हैं। इसलिए कई बार ऐसे भी हमने शुरुआत में, जब चेयरमैन थी तो हम ऐसी शुरुआत करते थे कि आर यू कंफर्टेबल एट इंग्लिश और हिंदी? ओके, थैंक यू। तो यदि सामने वाले ने कहा है कि इंग्लिश, सामान्यतः दिल्ली के जो आते थे वो इंग्लिश, तो फिर हम डायरेक्ट इंग्लिश में ही बात करते थे। और यदि कहा बोथ या हिंदी तो वैसे, मतलब उसमें हमारे मन में ये नहीं होता। यूपीएससी वालों के मन में ज़रूर हो सकता है कि ऐसा कहते हैं कि वहाँ इंग्लिश मीडियम वालों का ही सिलेक्शन होता है, पर वो स्वाभाविक है, वहाँ जो IAS लोग होते हैं जाते हैं। पर अपने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने हिंदी सब कामकाज, जितना भी प्रशासनिक कामकाज है वो हिंदी में होना चाहिए, ऐसे पिछले सालों में आदेश निकाले। और सामान्य जनता भी है वो हिंदी समझती है, यहाँ की भाषा प्रादेशिक वही है, इसलिए हिंदी में यदि बोला है तो कुछ कमी है हम में, इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही बोलिए, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है उसमें बोलिए। अब उदाहरण के लिए मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने LLB किया तो मेरिट में किया मैंने। तो जब मैं सिविल जजेस के या ऐसे भी यदि कोई लॉ लाया तो उसको लॉ के प्रश्न पूछती हूँ, तो मुझे उसका हिंदी टर्म नहीं आता है तो मैं इंग्लिश में पूछूंगी। तो ऐसे जो इंटरव्यू बोर्ड में आते हैं, रोज अलग अलग लोग होते हैं, 2-3 दिन एक दिन जैसे होते हैं,
तो किसके मन में कौन कहाँ से शुरू करेगा, तो आप में जो बेस्ट है वो बाहर निकालना, आपकी बहुत कमियां निकालना, ऐसा नहीं। एक कमी जरूर रहती है कि यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपने सॉरी कहा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट अगेन एंड अगेन यदि आप सॉरी सॉरी कहेंगे तो फिर लगता है कि देन वी ऑल आल्सो सॉरी, ऐसा हो जाता है। पर अदरवाइज जो पूछा है वो उसके बारे में उसको पता है, इसलिए मन से भी कुछ अंदाज लगा के बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी अंदाज सही भी हो जाता है क्योंकि हमने वो पढ़ा होता है, हमें कुछ याद होता है, नहीं होता है। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं वो ध्यान से आपने पढ़ा है कि नहीं, इसका भी टू द पॉइंट ऐसा बोलना, इधर उधर की बहुत लाग लपेट के साथ जैसे निबंध में लिखते हैं ऐसे ज्यादा नहीं बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब मुख्य परीक्षा होती है, प्रीलिम्स मतलब कोई भी लिखित परीक्षा होती है, तो 2-3 महीने पहले का ही पूछा जाता है क्योंकि तब तक परीक्षा के पेपर बनते हैं। पर इंटरव्यू में बिल्कुल करंट पूछा जाता है, पेपर रोज का पढ़कर जाना चाहिए। मैं तो ऐसे ही पूछी थी, आज कौन सा पेपर पढ़ा है, आज नहीं पढ़ा, सुबह से टेंशन था मॉक इंटरव्यू का, मेन इंटरव्यू का। अच्छा, पिछले सप्ताह में पढ़ा है, उसमें से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती या मुख्य महत्वपूर्ण लगी, तो उसके बारे में जब आप ऐसा बोलते हो तो आपको उसके बारे में बताते आना चाहिए। ऐसा भी अनुभव किया कि 8 दिन में नहीं पेपर पढ़ा, टोटली रॉन्ग, यू आर फेल्ड। अरे रोज नई नई परिस्थिति निर्माण होती है अपने जिले में, प्रदेश में, है ना। डीएसपी बनते हो आप, हाईएस्ट जो पोस्ट है, सॉरी नॉट डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, डीसी। हमारे समय एक ही साथ डीएसपी और डीसी के भी होते, अभी भी होते होंगे, तो इसलिए आया मुंह में। तो आपको तो इतना अपडेट होना चाहिए कि रोज क्या हो रहा है। अभी अभी बहुत सारे चेंजेस, प्रधानमंत्री जी भी रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, रोज कुछ कुछ घटित हो रहा है, पहले प्रदेश के बारे में और उसके साथ साथ ही देश के बारे में महत्वपूर्ण बातें। हम जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे लिंक बनी हुई है, उसी प्रकार से देश के बाद प्रदेश की बात आती है, इसलिए, और हम प्रदेश के ही राज्य सेवा के हैं, इसलिए उसके बारे में बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी भी चेंज आया, जो कॉमनली क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो रूल ऑफ लॉ और लॉ ऑर्डर किसके है, 144 धारा अभी लगी हुई है, पता है? हाँ, लगी है। कौन लगाता था? उसमें चेंज हुआ है ना, पुलिस कमिश्नरी अपने यहाँ लागू हुई है, तो अब वो जो है अधिकार जो शिफ्ट हो गया। पर ध्यान में आया, मैंने ऐसे ही पूछा तो लोगों को ये पता नहीं है। अच्छा, कई लोगों को ये भी नहीं पता है 144 धारा में कर्फ्यू शब्द कहाँ है, वास्तव में नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप अवेयर हो। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, नहीं तो उनको पता ही नहीं है, और उसमें क्या दिया है ये नहीं पता होता। दूसरी बात, हमारे संविधान के बारे में है ना, संविधान सर्वोच्च लॉ है, तो संविधान के बारे में हमें उसकी विशेषताओं के बारे में मालूम होना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही बाकी सब पर हावी है। उसके साथ ही अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, अभी 26 जनवरी हुई है ना, इसके बारे में भी। तो 26 जनवरी का कार्यक्रम, रिपब्लिक डे का, दिल्ली में कितने दिनों का होता है, कब से होता है, कब तक होता है, उसमें भी एक चेंज आया है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी मैं एक मॉक इंटरव्यू में गई थी, वहाँ ज़्यादा नहीं, वैसे मैं बहुत जाती ही नहीं हूँ,
पर एक जगह गई तो उनको पता नहीं, पराक्रम दिवस है ना, वीर बालक दिवस, ये अभी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पे घोषणा की और अभी अभी की है। वैसे ही बिरसा मुंडा जयंती को क्या घोषित किया था? नॉट ओनली गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। तो ये वाली बातें इतनी करंट है और नहीं पूछते हैं तो आश्चर्य नहीं। तो ऐसे ही डे टू डे के अभी अभी के जो चेंजेस, क्योंकि आपको उसके साथ ही सब मनाना भी है, करना भी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करना है, ये सब जो बातें हैं तो डे टू डे। आज सबसे ज़्यादा एक और जो प्रशासनिक सेवा से आते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं करप्शन के बारे में। दिन ब दिन बढ़ रहा है और इसकी शुरुआत प्रशासन से ही जुड़ी है और आज भी है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि यदि आपके अधिकारी ने आपको कोई गलत काम करने के लिए कहा तो आप क्या करोगे? आप तो कोई अभी प्रशासन में हो नहीं। प्रशासन में एक और बात होती है कि जो हमारे सीनियर है उनकी हर बात आपको यस सर माननी पड़ती है। तो इसका कोई मैं जवाब दूंगी ऐसा नहीं, पर नहीं तो करप्शन नहीं करना है, सबकी जड़ यही है। करप्शन क्या है ये तो आपने आपके इसमें ही है, सिलेबस में है, तो चलो आपको वो आता होगा। घरेलू हिंसा, उसकी डेफिनेशन क्या है? दहेज की डेफिनेशन क्या है? चलो मैं अभी आपसे पूछती हूँ, आप में से कोई बता सकता है दहेज की परिभाषा क्या है? एनीवन ऑफ यू? है ना, आपको भी कानून उसमें तो था, हम किताब भी लेके बैठते थे। एनीवेज, हाँ, आपने वो जो एक्ट है डॉरी वाला वो पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। नहीं, आपने जो बोला वो सही है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, प्लीज सिट डाउन। None of the candidates had answered correctly at that time when I was in आयोग। ये कि ऐसा नहीं है कि केवल जो माँ पिताजी ने दिया है वही धन दहेज है, कुछ भी किसी ने दिया है शादी के समय, दैट इज डॉरी, वो डेफिनेशन। इसलिए छोटे छोटे जो एक्ट्स है ना, उसके प्रावधान जो भी आपके कोर्स में वो पढ़ना चाहिए और रोजमर्रा की घटनाएं हो रही है। ऐसे ही दूसरा भरण पोषण का जो अधिकार है वो कौन तय करता था? जैसे मेंटेनेंस का देना है, बता सकते हैं पहले कहाँ लिखा था, कहाँ से तय होता था? आज भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर्टिकल कौन से में? आर्टिकल है CRPC है, राइट? कौन सा है? ठीक है, अभी तो कुटुंब न्यायालय में वो सब बातें जाती है, नहीं तो पहले कलेक्टर को ही अधिकार था DM के उसमें। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसे रोज के, अभी कोरोना का भी चल रहा है ना, कोरोना के बारे में। वैसे ही दूसरा, जितनी भी योजनाएं हैं प्रदेश की या केंद्र की, उसके बारे में जरूर आपको पढ़ के जाना है। कभी कभी तो बोर्ड आपको पूछेगा कि ये वाली योजना बताओ, और इतनी सारी योजना है, सबको सब याद होगी पता नहीं। ऐसे भी पूछेंगे कि आप कोई भी एक दो योजना बताइए, तो आप बी प्रिपेयर्ड थॉरली अबाउट दोस। ओके, तो ऐसा नहीं कि आपने एक नाम ले लिया फिर आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो अच्छे से मालूम होना चाहिए। अभी 12 जनवरी 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में हम घोषित करते हैं, है ना, घोषित है। और सब लोग क्या करते हैं उस दिन? योग, फिर गड़बड़ कर दिया सूर्य नमस्कार करते हैं। ऐसे ही मैंने एक दो लोगों को पूछा तो योग दिवस तो अलग से घोषित है ना,
सूर्य नमस्कार भी योग में आता है, उसमें बहुत सारे योग है, पर 12 जनवरी को मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री वही करते थे। पर इस बार मुख्यमंत्री जी ने 12 जनवरी को कौन सा दिवस घोषित किया और क्या काम किया है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, रोजगार दिवस। तो इतने सारे नए नए दिवस, उसमें कौन कौन सी योजना है, इतना बड़ा बड़ा पेपर में आता है, तो वो वाली बात भी आपको ध्यान से रखनी चाहिए। नए नए चेंजेस है तो कौन कौन सी योजनाओं के बारे में उन्होंने उस दिन घोषणा की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, और बाकी भी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन, ये मूल 3 बातें हैं जो सामान्य जनता के साथ साथ सरकार से जुड़ी हुई है, और इन बातों के लिए सरकार की क्या योजना है, कैसे लाभ दे रहे हैं, ये सब देखना चाहिए। अभी एक और दिवस हुआ, राष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना? हाँ। तो उस दिन मुख्यमंत्री जी ने सब गिनवाई थी योजनाएं, है ना? उनका जो भाषण हुआ उसमें बताया उन्होंने कैसे और क्यों ये शुरुआत की भारत की स्थिति के अनुसार बालिका के बारे में, तो जन्म से लेकर तो पढ़ाई तक, है ना, इतनी सब योजनाओं के बारे में वो भी उन्होंने बताया था। तो ऐसे जो जो दिन अभी अभी के या साल भर के, पर अभी तो जो परिवर्तन आया है या जो घोषणाएं की उसके बारे में तो जरूर देखना चाहिए। पहले प्रदेश का, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर का। बहुत हम स्वतंत्र हुए उसके पहले से स्वदेशी आंदोलन की बात चल रही है ना? उसी का नया स्वरूप आज भी है, स्वदेशी के लिए हम कहते हैं, मगर लगातार बाहर से जो है ये भी कहा जा रहा है कि निवेश हो, है ना, बार बार बाहर से अधिक निवेश हो, पर उसके साथ ये स्वदेशी से कैसे जुड़ा हुआ है? बहुत पहले प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया की बात कही थी। पहले लोग मेड इन इंडिया देख के चीजें खरीदते थे कि अपनी हैं, विदेशी कंपनियां, पर उसका सब लाभ उन्हीं को जाता था। फिर मेक इन इंडिया, मैं उसका भी नहीं बताऊंगी क्या फर्क हुआ मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में। और अभी जो स्लोगन चल रहा है आत्मनिर्भर भारत के बाद, तो इसके तो कोरिलेट करे या एक एक को समझाने वाली भी बात है। वैसे ही फिर जब राष्ट्रीय स्तर की बात होती है तो हमारे राष्ट्र को कौन कौन से खतरे हैं, आतंकवाद से लेकर और बाकी भी सीमा पर से क्या क्या है, सीए की बात उसमें, और भी बहुत आंदोलन चला उसके लिए। एक और बात जो किसान आंदोलन हुआ उससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विषय है, कब हो गया? 5 चलो प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक हुई, इस तारीख को तो कोई मेरे जैसा हो तो ये भी पूछे इस तारीख के बारे में कुछ सुना है क्या, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर अभी एक समिति भी बनी है उसकी जांच के लिए, रिटायर्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की। तो वो भी, क्योंकि ये सब देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषय है, कितना हम देश के बारे में भी जानते हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा तो सर्वोपरि है ही। इससे बहुत सारे विषय उसमें हो सकते हैं। उसमें प्रमुख रूप से मैंने बोला कि करंट अफेयर्स के बाद रोज के पेपर पढ़ने चाहिए, दूसरा संविधान मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बाकी जो अभी 5 जगह अभी तो आए नहीं, आपके इंटरव्यू की डेट्स नहीं आई हैं, वरना अभी होती तो कौन कौन से राज्यों में चुनाव है, कहाँ कितनी संख्या है विधानसभा की, वगैरह वगैरह भी पूछते। ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, ऐसा जरूर नहीं कोई पूछता, पूछना भी नहीं चाहिए, पूछता भी नहीं है। पर बाकी कहाँ है हो रहे चुनाव, वहाँ की कितनी संख्या है विधानसभा में विधायकों की वगैरह, पहले किसका राज था, ऐसा पूछ सकते थे। और हो भी जाएगा तब भी पूछते हैं कि वो विदिन 1-2 महीने में होता है, तो उसके बारे में, चुनाव के बारे में भी, साथ ही इमरजेंसी के बारे में भी। यदि आज का पेपर किसी ने पढ़ा हो तो पीछे बंगाल के राज्यपाल के बारे में एक पढ़ा है ना, तंत्र का शासन है, शासन का तंत्र नहीं। हाँ ठीक है, मतलब हाँ उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं,
बहुत अच्छा है। तो अभी आपको कुछ पूछना है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं और भी, पर मुझे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा लगा कि जिसमें से कोई भी व्यक्ति छूट नहीं सकता है, हर एक को इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। तो ऐसा आपको जो लगता है, तो आपने क्या सेवा की, इसका कोरिलेशन एक अभिरुचि लिखी रहती है पीछे। यदि उसको ठीक से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा रहता है ऐसी अभिरुचि लिखना है जो आपके चयन में सहायक हो, आपके आगे काम में सहायक, मतलब जो आप जॉब आपने मांगा है उसमें वो कैसे सहायक हो सकती है। अब जब आप कोई कुकिंग लिखता है, डांसिंग लिखता है और कुछ, फिर अब धीरे धीरे वो आ गया कि उसमें बैलेंस होता है, ये वो कोऑर्डिनेशन, ये सब। मगर इसकी बजाय यदि आपने लिखा है कि मैं वृद्धों की सेवा करता हूँ, मैंने किसी कैंप में किया, अभी कोरोना के समय मैंने इतने बांटे हैं, प्रत्यक्ष वहां गया हूँ, मतलब आप जो कह रहे हो उसको जस्टिफाई करिए। रटा रटाया कोचिंग क्लास में बोल दिया ये 5 गुण सहायक है, वो आपको कहना है, क्योंकि आप तो शासन के नौकर भी हैं और लोगों के सेवक भी हैं, है ना। नौकर, सेवक और अधिकारी, तीनों का आपका मिश्रण है। तो आपको वो बताता आना चाहिए आप लोगों की सेवा करना क्या चाह रहे हैं। आप तो लगातार 24 घंटे पढ़ते ही रहे, आपने कुछ काम तो किया ही नहीं, बोलेंगे मैं तो सेवा करूंगा। अरे कर सकते हैं क्या? संभव ही नहीं। समाज सेवा अलग चीज है ये। तो आप जो भी रुचि लिखते हैं या आप जो बोलते हो, आप ये बताइए कि मैंने ये काम किया है, मैंने ऐसे किया है, ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे क्राइसिस के समय मेरी क्या भूमिका थी। ऐसा आपको कोई ना कोई उदाहरण देना पड़ेगा। ये मैंने बहुत अनुभव, कोई कुछ नहीं बता पाया, बस बोल देते मैं ये करूंगा, ये करूंगा। अरे करोगे तो कैसे करोगे, आपने कभी कुछ किया ही नहीं। या आपने जो रुचि भी लिखी है तो आपको वो रुचि से क्या मिला। जैसे अभी एक जगह उन्होंने कहा वृद्धों से बात करना, अच्छा उनसे सीखना अच्छा लगता है, तो आप बताइए कि मैंने इनसे या इस वृद्धाश्रम में या मेरे घर में नाना नानी, दादा दादी जो भी होगा, या अड़ोसी पड़ोसी, या उनके साथ में बैठता हूँ, उनको पूछता हूँ, उनको ये मदद करता हूँ, उनसे मैंने ये बात सीखी स्पेसिफिक। ऐसा आपको बताना आना चाहिए। अंडरस्टैंड? तब आप कुछ भी बोलिए पर उसको आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। केवल टू तोते जैसा बोल दिया तो, और सब कहते कि पैसे, कभी कभी, हमेशा नहीं, एक आध बार कोई बोलता है। एक इलाहाबाद के बहुत लोग आते हैं, 5-5, 6-6 बार मेंस भी क्लियर कर ली, इंटरव्यू भी दिया, नहीं हुआ। एक हमारे इसमें सिविल जज का था, खैर वो इंटरव्यू 7 बार उसने दिया था, उसको पूरा संविधान रटा हुआ था। अब पूरा बोर्ड कुछ भी और पूरा लॉ ऐसा रटा हुआ था, उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो वो तो स्पेसिफिक उसके बारे में होता है, पर बाकी जो आपको जिस पोस्ट के लिए आप है, एक बार एक ने कहा था कि, और गांव के बीबी बच्चे हैं, गांव में पल रहे हैं, माँ पिताजी, खेती है, वो सब चल रहा है। ऐसे भी बहुत आते, पर उनका भी होता है, ऐसा नहीं। एक और था, 5 बार इंटरव्यू दिया, खुद की कोचिंग क्लास भी उनकी चल रही थी। अपने यहाँ तो कोई बैन नहीं, जैसे यूपीएससी में 4 बार का है, मध्य प्रदेश में तो नहीं है। उनके स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, वो इंटरव्यू देने आए थे, पर नहीं हुआ। मतलब बहुत अच्छा हुआ, एज पर उस दिन का बोर्ड ऐसा बैठा था, जरा स्ट्रिक्ट था, तो बैच में हाईएस्ट मिलने के बाद भी उनका नहीं हुआ। एनीवेज, मैंने स्पेसिफिक इसलिए वो देखे थे बाद में कि जिन जिन को हाईएस्ट मिले उसमें से कितने का हुआ, नहीं हुआ। तो ऐसे जब लोग आते हैं, इतनी बार करके आते हैं, फिर वो ऐसा बोलते हैं, पर यदि ऐसा कोरिलेशन नहीं बिठा पाए, वो नहीं बता पाए जस्टिफाई, और उन्होंने बस ये कह दिया कि हमको तो, उसने सीधे उससे बोला कि मुझे क्यों बनना है आपको, तो उसने कहा कि मैं गांव का हूँ, और गांव में जब, अभी तो बत्ती खत्म हो गई, नहीं तो पहले पीली बत्ती रहती थी ना, लाल बत्ती पीली बत्ती, बहुत क्रेज था। तब
वो जब गाड़ी आती है उस गांव में तो सब लोग एकदम ये जाते हैं, तो वो जो शान है, तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे माँ पिता चाहते, इसलिए मैं बनूँ। बोर्ड ने उसको एडमिट भी किया कि इसने ऐसे ही नहीं, बाकी इंटरव्यू जो हुआ वो तो हुआ, पर कभी कभी ये भी बात, अब आप सब लोग वही उत्तर देने लगो तो बात नहीं होंगे सिलेक्ट, पर बता रही हूँ कि कभी कभी रियलिस्टिक भी कोई कहता है, हिम्मत करता है, तो उसका भी प्लस पॉइंट मिलता है। इसलिए ये तो सामने वाले को बेवकूफ़ तो नहीं बनाना है, ऐसा नहीं समझना कि मैं जो बस बहुत शार्प होते हैं, सब समझ जाते हैं, कहीं ना कहीं आप बोलने में एक हाथ ऊपर नीचे हो जाता है तो पकड़ में आते हैं। इसलिए आपने जो प्रश्न किया ना, और ये प्रश्न सभी लोग पूछते हैं, एक हाथ एक्सेप्शन नहीं पूछा तो कि क्यों बनना चाह रहे हैं, उसमें से आप कैसे क्या बता पा रहे हो और उसको कैसे जस्टिफाई करते हो, ये आपको आना चाहिए। एक उत्तर देंगे तो फिर आप कहेंगे मैंने तो कहा था फिर भी नहीं हुआ। एक प्रश्न से सिलेक्शन भी नहीं होता है, फिर भी मायने तो रखता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, स्मार्ट हो, टू द पॉइंट बोल रहे हो, और साथ ही साथ आपने सच में स्टडी वैसे तो किए रहते ही है, इसलिए मैंने आपको एक बताया कि आप में से जो बेस्ट है वो निकालना चाहते हैं, और आपसे ही पूछेंगे कि आप काय में कम, जैसे वो तो मैंने लैंग्वेज के बारे में पूछा। इसके अलावा कई बार हम ये पूछते कि बहुत अच्छी तैयारी, आप किस बारे में बताना चाहेंगे। तो यदि आपने एक कोई भी टॉपिक या कोई बात बोल दी तो उसी के ऊपर फिर, क्योंकि आपने खुद सिलेक्ट किया है ये, तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और जो मैंने कहा नेशनल इम्पोर्टेंस जिसका है या प्रदेश का है या प्रशासन से, तो उसमें से एक 5-10 वाक्य आप क्या बताएंगे। उदाहरण के लिए मैंने कई बार, प्लीज सिट डाउन, हमारे पास आपका बायोडेटा रहता है ना, मैंने कई बार ऐसा पूछा कि आप अपने बारे में 5 वाक्य बताइए, तो लोगों ने बताया मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे माँ का नाम ये है, मैंने ये पढ़ा है। अरे तूने 5 वाक्य ऐसे ही बोल दिए, वो तो मेरे सामने ही, तुमने बीए किया है इसीलिए तो तुम यहाँ तक पहुँचे हो, आए हो, तुम्हारा नाम भी मैंने कई बार, और ऐसे लोगों को पूछा, मैंने कहा यस प्लीज कम इन मिस्टर सो एंड सो या मिस। जब हम आपका नाम ले रहे हो तो आपने 5 वाक्य में से 2 वाक्य तो फालतू गवा दिए। तो आप जिस पोस्ट के लिए आए, आप अपनी योग्यता के बारे में बोलिए ना, अंडरस्टैंड। तो अब प्रश्न, ये आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये भी मायने रखता है। ये तो आप क्या ये जताना चाह रहे हो कि मैं इस गांव का हूँ, तो हमारे से कोई हो तो फिर फेवर कर ले, या इस जगह का हो, डू यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे ये थोड़ा आपका एकदम हर एक चीज का, हाँ उस समय किसका क्या उत्तर है। जैसे संविधान के बारे में आपको पूछा तो आप उसको बताइए, या प्रीएम्बल के बारे में भी ज़्यादातर पूछा जाता है, कोई अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें साधारण कॉमन क्वेश्चन, पहले कितने राइट्स थे, डायरेक्टर प्रिंसिपल का क्या है, कौन से अमेंडमेंट में डायरेक्टर प्रिंसिपल से पंचायती राज के बाद लागू हुई है, अभी बहुत चल रहा है कॉमन सिविल कोड के बारे में, उसका दिशा निर्देश कहाँ है डायरेक्टर प्रिंसिपल में। तो ऐसी बातें जो है पूछते हैं, या फिर उसका बताइए अपने। तो यदि आपने खुद होके बोल दिया, मैं कोई क्वेश्चन आउट नहीं कर रही हूँ, उसमें से बोल दिया कि डायरेक्टर प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, इसके ऊपर यदि आपने पहले बोल दिया, या कितने पार्ट्स है, 22 पार्ट्स है, इतनी लिस्ट अनुसूची 12 है, ऐसे वो भी बोल दिया, मतलब आप किसको महत्व लगाकर 5-7 वाक्य बने, या उसका इम्पोर्टेंस बताए। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है अपना संविधान, दुनिया का किसी का नहीं है, तो वो कैसा बड़ा है सब बता दिया। तो भी मतलब यू हैव टू सिलेक्ट कि हम क्या विशेषता है ऐसे बता सकते हैं। मैं आने वाला, आप अपने बारे में बताइए। तो ये तो आपको सोचना चाहिए ना, एक नाम बता दिया तो ठीक है, पर बाकी चीज ये ध्यान रखो, हमारे सामने आपका पूरा बायोडेटा रहता है, आपके नाम में हमारा क्या इंटरेस्ट है।
यदि आपने बताया कि मेरे पिताजी ये है, उनसे मैंने ये सीखा है या ये गुण मुझ में है वगैरह, ऐसा मुझे पता नहीं और कोई पूछता है कि नहीं, पर मैंने तो बहुत पूछा है ये अपने कार्यकाल में। और उससे भी एक दूसरा, जैसे इतनी बार आप मेंस या इंटरव्यू दिया, 4 बार 5 बार ऐसे आते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन और भी पूछा बहुत कॉमनली जो इतनी बार, अच्छा उसमें आप सिलेक्ट क्यों नहीं हुए, आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे? तो मुझे याद नहीं है, मतलब एक भी लड़का ऐसा नहीं जिसको याद नहीं था कि मुझे क्या नहीं आया। अरे तुम कितनी सीरियस हो इसके बारे में। मैंने भी सिविल जज का इंटरव्यू दिया था, तो एक क्वेश्चन जो पूछा था मुझे आज तक याद है और हमेशा याद रहता है। तो हम तो सीरियस होते हैं कि हमें क्या नहीं आया, तो अगली बार वो तैयार करके जाए। तो अब तो वो ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। ये क्वेश्चन दूसरे पूछेंगे ऐसा नहीं है, तो बता, मतलब बिटवीन द लाइंस जो पढ़ने की बात होती है या समझने की बात होती है, ऐसे सोचिएगा। हम क्यों पूछते हैं, तो आप कितने ध्यान से किस चीज को लेते हैं। ऐसे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आते हैं, साइंस और बाकी सब चीज़ों में से। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है प्रोफेसर, यदि आपने एमएससी किसी उसमें किया है तो उसमें से वो पूछेगा। मेरे जैसा बीएससी किया हुआ तो आपको कुछ फंडामेंटल्स पूछेगा साइंस के, आ रहा है ध्यान में। वो ऐसे भी सब्जेक्ट के बारे में भी पूछते हैं, यू मस्ट नो द फंडामेंटल्स। आपने इतने साल तक किया, हाँ स्पेसिफिक कुछ बड़ा पूछा तो नहीं, पर आपको फंडामेंटल्स तो आने ही चाहिए। वो नहीं आते तो आपने तो आजकल जैसे परीक्षा का ट्रेंड है वैसे ही कर दिया आपने, ऐसे मिल गई होगी। तो थोड़ा whether you are keen observation or not, you take things seriously or not, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है। एंड डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में जो मॉक इंटरव्यू में, क्योंकि बाकी जगह तो आप लिखते हैं इन चीज़ों का कहीं कोई होता नहीं है ना वैल्यूएशन ये। और मैंने कहा कॉन्फिडेंट आना है। ड्रेसअप के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सूट बूट पहन के ही आना है या जीन्स नहीं पहनना है, मगर फिर भी जब आपको काम करना है, ग्रामीण क्षेत्र में आपका ट्रांसफ़र होने वाला है, तो वहाँ की जो मानसिकता है, तो जिसको देखकर आपके लिए सम्मान मिलता है, यदि आप अच्छा ड्रेस में, सिंपल ड्रेस में ऐसे जाएंगे तो आप उनके नज़दीक भी लगेंगे और थोड़ा आपको अधिकार भी, लोग सम्मान भी देंगे, ऐसे दोनों प्रकार से। तो इसलिए यदि आप साड़ी पहनकर जाते हो तो अच्छा है, पर आपकी आदत ही नहीं है तो फिर पल्ला ही संभालते रहोगे, ऐसे ही करते रहोगे, ऐसी चाल नहीं। हमारा कंसंट्रेशन पूरा सामने वाला क्या पूछ रहा है, पूरा ध्यान से सुनना और उसका समझकर जवाब देना इस पे। ओके।